बैठ जाओ। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्वेश्चन कौन सा था? अच्छा, वो फोर्स चेंज करके। हाँ हाँ हाँ, वो तो कोई बात नहीं, थर्ड का डिफरेंट आ जाएगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है वो तो। पहले हमारे पास क्या रिलेशन है? एफ वेक्टर इक्वल्स टू एक्स वाई स्क्वायर आई क्या प्लस 2y। देखो, अभी हमारे लिए पाथ पे इंटीग्रेशन सीखना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इंडिपेंडेंट अगर आ जाएगा तब तो हम तुरंत बच जाएंगे, लेकिन पाथ पर कैसे इंटीग्रेट किया जाता है ये सीखना था। तो मैंने आपको दो पाथ दिए थे। अब हम लोग एबीसी तो उस क्वेश्चन के लिए निकाल लिया था, और फिर मैंने कह दिया था कि ए से लेके बी तक सेम ही आएगा, और क्योंकि वो वाला वर्क डन पाथ के इंडिपेंडेंट था तो रिटर्न होके जिसमें आया था उसमें 0 आ जाएगा, फिर हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अब हम पाथ वाला पहले सीखना चाह रहे हैं। एक बार नेमिंग बता देना, इसका नाम क्या था? ये और ये और ये डी। एक पाथ ऐसा भी था और एक पाथ इस पे हम शायद रिटर्न आए थे, ऐसे जाके ऐसे। वो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो क्वेश्चन की बात होगी कि ए से बी ले जाना है या बी से ए लेकर आना है। तो योर एलिमेंट्री वर्क डन वाज एफ डॉट डी आर। ठीक है, तो एफ डॉट डी आर डी डब्ल्यू कितना आएगा बताइए? एफ डॉट डी आर एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2y एक्स स्क्वायर डी वाई, यही था। अब क्या है, क्योंकि ये पाथ डिपेंडेंट है एक्सप्रेशन, तो इसलिए हमें पाथ के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो अब हम चल रहे हैं पाथ पर ए डी और बी। ओके, तो ये जो एडीबी पाथ है उसके करस्पॉन्डिंग क्या करेंगे? इसके कोऑर्डिनेट क्या थे? ए कॉमा ए। इसका एक्सप्रेशन था y बराबर x, और ये था ए वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो पहला आपका एडीबी, तो एडीबी में पहले ए से डी चलते हैं। ओके, बताइए ए से डी में कौन सा पाथ हुआ? x इक्वल्स टू 0, x इक्वल टू 0। ओके, x इक्वल टू 0 से तो दोनों ही 0 हो गए, तो इसका मतलब वर्क डन फॉर ए टू डी वो डायरेक्ट 0 आ रहा है, क्योंकि x बराबर 0 सब्स्टिट्यूट करते ही ये एक्सप्रेशन 0 ही हो गया। अब अगला आ रहा है 2y एक्स स्क्वायर। अब अगला जो वैल्यू है वो है d से b। अब d से b में मुझे क्या दिखाई दे रहा है? मेरा y का वैल्यू कांस्टेंट है, y इक्वल्स टू कितना? a। तो y इक्वल्स टू पहले a डाल देते हैं। अच्छा, इसमें सिर्फ x बदल रहा है, y तो y नहीं बदल रहा है, तो ये 0 आ जाएगा। तो मेरा dw क्या बनेगा? x a स्क्वायर dx। तो इंटीग्रेशन 0 से लेके a तक। अगेन क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर बाई 2, तो वर्क डन फॉर डी टू बी, इसकी वैल्यू फिर आ रही है ए 4 बाई 2। तो टोटल वर्क डन फॉर ए डी बी 0 प्लस, तो हो सकता है ये आंसर और पहले वाला आंसर दोनों क्या आ रहे हैं? सेम। पहले वाले तो इसलिए सेम आ रहा है, यहाँ 2 नहीं लगाया था हमने। अगर 2 लगा के तो उसको क्वेश्चन को छोड़ दो, वो अलग है ये अलग है। अब हम इस पे डिस्कशन कर रहे हैं, क्लियर? अभी अगर मेरा ये रास्ता ले लूंगा ए सी बी तो कुछ और आ जाएगा, बात समझ गए? चलिए, अब हम अगला पाथ ले रहे हैं, कौन सा है? ए से बी। तो सेकंड योर पाथ ए टू बी किस रास्ते से? y इक्वल टू एक्स। तो भाई इसमें y भी बदल रहा है x भी बदल रहा है, तो मेरा dw ये है। अब dw है ना y इक्वल टू एक्स, तो जिसमें dx लिखा है वहां x बनाना चाहेंगे हम, तो y इक्वल टू एक्स है तो ये x क्यूब
dx प्लस 2x इक्वल टू y है y क्यूब dy। अब ये पूछेगा y की लिमिट, ये पूछेगा x की लिमिट। जा कहां से रहे, 0 0 से, तो x की वैल्यू 0 से a और y की वैल्यू भी 0 से a। तो यहां से सॉल्व करने पे वर्क डन आ गया टोटली फॉर a टू b along the path y इक्वल टू x। डायरेक्ट लिख दो a पावर 4/4 प्लस 2 a पावर 4 अपॉन 4। हाउ मच इट इज 3 a पावर 4 अपॉन 4। इतना समझ में आ गया। अच्छा, इस पार्ट में हमें a से b जाकर b से a भी आना था। तो मैंने आपको एक बात बोला होगा कि आना और जाने के लिए आप किस पाथ से आ रहे हैं, ए वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो देखो आना और जाना आप लिमिट को देंगे। आप एक चीज नोटिस करो, मैं इस एक्सप्रेशन को कभी चेंज कर रहा हूं क्या, तो आपको भी नहीं करना है। अगर आप कल मैंने बता दिया होगा कि आते वक्त क्या गड़बड़ी होगी, जाते वक्त क्या गड़बड़ी होगी, क्लियर है क्या। तो यहां पर अब मेरा पाथ जो है, पहले मैं dw लिख देता हूं। इन जनरल मेरा dw क्या है बताइए, एक्स वाई स्क्वायर dx प्लस 2y एक्स स्क्वायर dy। हाँ या ना। चलिए, अब जो ये पार्ट है हमारा, उसमें क्या सिचुएशन है कि भाई जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये पाथ की डिमांड तो कर ही रहा है, लेकिन एलिमेंट्री वर्क डन लिखने के लिए आना या जाना आपको देखना नहीं है। गलती कब होगी पता है, जब x घट रहा होगा। बढ़ते वक्त नहीं करोगे कभी भी गलती। गलती कब करोगे, जब, अब जैसा कि हम उसको a, से कहां ला रहे हैं, 0, तो x भी घट रहा है और y भी घट रहा है। तो आप सोचोगे सर ये dx तो मेरा नेगेटिव है, तो आप लोग यहाँ खुद भी क्या लगाना चाहोगे, माइनस। लेकिन वो मत लगाना, उसको कौन संभाल लेगा, लिमिट संभाल लेगा। तो चलिए ए वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको किस में बदलना है, x में, इसको x में। बताइए dw क्या आएगा। तो ये तो है x और y स्क्वायर, x की पावर 4 बाय a स्क्वायर dx प्लस y की वैल्यू तो 2a कितना आएगा, y स्क्वायर। यहां पर एक्स स्क्वायर को ए वाई डाल दिया मैंने, 2ay स्क्वायर dy। ओके, अब ध्यान रखना वापस आ रहा है क्या, तो वापस आने की लिमिट लगेंगे b से a, तो x की वैल्यू तो a से 0 और a से 0, दोनों a से 0 आ रहे हैं। किसी ने यहां माइनस लगाया और लिमिट लगाई, वो 2 बार गलती कर रहा है। बात समझे कि नहीं, वो दोनों बातें यूज कर रहा है, लिमिट भी और पैटर्न भी, तो वो आंसर उसका गलत आ जाएगा। बात समझे क्या, तो बस इसका ध्यान रख लेना। बाकी फ्रॉम बी टू ए हाउ मच इज द वर्क डन, डायरेक्ट लिख दो, ये आएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर एक्स की पावर 6 अपॉन 6, लिमिट इज फ्रॉम a to 0 प्लस 2a y क्यूब बाय 3, लिमिट इज फ्रॉम a to 0। वर्क डन फॉर b to a via path ay equals to x square. How much it is? Minus of a power 4 upon 6 and minus of 2a power 4 by 3। इसको सिंप्लीफाई कर लोगे। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा था, वर्क डन गोइंग a to b along the path y equal to x plus returning from b to a via path ay equal to x square। टोटल वर्क डन कितना आ रहा है, तो ये आया था 3a पावर 4/4, ये तो प्लस का, और ये वैल्यू कितनी आ रही है देखिए, माइनस, ये आएगा कितना, -5a पावर 4/, पक्का, तो -5a पावर 4/6। अरे समझ में आया। अगर ये पाथ इंडिपेंडेंट होते, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हो गया था, मुझे देना तो यही था, लेकिन मैंने 2 गलती से लिखा नहीं। बात समझ गए क्या, तो वो क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, क्योंकि वो वर्क किस पे डिपेंडेंट नहीं था, तो जाने जाने के लिए सबका आंसर रहेगा, और पाथ इंडिपेंडेंट है तो वापस लौट के आएंगे तो 0। बात समझ गए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम,
तो वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, सोच समझ के करना है आपको। ओके, वर्क डन पहले पाथ पे करना आना चाहिए, फिर इंडिपेंडेंट निकल जाएगा तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं, आराम से कर लेंगे हम। क्लियर? इसमें एक ही गलती होती है, वो है लिमिट वाली। क्या गलती होती है? लिमिट। अगर वो x घट रहा होगा ना, आप लोग उसको घटा भी देते हो माइनस लगा के, और लिमिट भी लगा के 2 बार घटा देते हो। बात समझे कि नहीं? बस इसका ध्यान रख लेना। क्लियर है सबको? ओके, क्लियर और नॉट? चलिए मिटा रहा हूं मैं ना। तो अगर पाथ पे आता है तो दिस विल बी अ लॉन्ग मेथड। प्रॉपरली आपको क्वेश्चन पाथ पे चलते हुए डिस्कस करना है। कोई जनरल पाथ पे हम नहीं बता पाएंगे जब तक हमारे पास उसका प्रॉपर एनालिसिस नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास आया, योर एफ वेक्टर इज y I कैप प्लस x j कैप। ओके ओके, फोर्स क्या दिया है? y I कैप प्लस, तो आपको बताना है वर्क डन बाय द फोर्स, टू मूव द पार्टिकल, फ्रॉम a comma a2 टू a comma 3a। अब देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको कहां से कहां ले जाने के लिए कह रहा है? a comma a से 2a comma 3a। अब क्वेश्चन बता नहीं रहा है पाथ क्या है। और जब आपने क्या लिखा वर्क डन का एक्सप्रेशन, dw इज व्हाट? f डॉट dr। तो f डॉट dr तो dw कितना आएगा? y dx प्लस x dy। तो अभी तो आपको लग रहा है कि सर y का x के साथ रिलेशन दो या x का y के साथ, तब इंटीग्रेशन होगा। बट वाइड रेंज में देखें तो ये क्या लिखा है? x इंटू वाई का डिफरेंशिएशन है, तो ये तो डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा। और लिमिट किसकी मांगेगा? x इंटू वाई की। हाँ या ना? तो क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है, डी डब्ल्यू इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई। तो ये पता कैसे करते हैं मालूम है आपको? इलेक्ट्रो में भी सीखा होगा। एक मिनट, ये कैसे पता करते हैं? पहले इसको मन में इंटीग्रेट करो, क्या मानते हुए?
y को कांस्टेंट, क्या आएगा एक्स वाई, इसको x को कांस्टेंट मान के इंटीग्रेट करो, आ गया। अब क्योंकि दोनों टर्म सेम है तो इसका मतलब होगा कि ये दोनों एक साथ बनेंगे, ये उसको 2 मत करना, वो दोनों टर्म एक साथ मिल जाएंगे। अब बताइए डी ऑफ एक्स वाई कैन बी इंटीग्रेटेड और नॉट? तो मैं कोऑर्डिनेट्स लगा रहा हूं, बाद में यहां रखेंगे वैल्यू। यहां इनिशियल कोऑर्डिनेट है a कॉमा ए, फाइनल कोऑर्डिनेट 2a कॉमा, तो हम कह रहे हैं दिस डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। बात समझ में आई या नहीं? तो ये पाथ के इंडिपेंडेंट है। तो W इक्वल्स टू हाउ मच, इंटीग्रेशन आएगा एक्स वाई, लिमिट क्या आएगी a कॉमा ए कोऑर्डिनेट से 2a कॉमा, तो याद रखना दोनों वैल्यू एक साथ जाएंगे, फाइनल के एक्स वाई, इनिशियल के एक्स वाई। तो फाइनल का एक्स वाई आ रहा है 2a इंटू 3a माइनस a इंटू a, हाउ मच इट इज, वर्क डन इज 5a स्क्वायर, ये लीजिए। एंड दिस वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। तो आगे चल के हम इसको कंजर्वेटिव फोर्स बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले हैं? कंजर्वेटिव। नोट कर लीजिए। अगला आपके पास फोर्स है F इक्वल्स टू ओके। आपको निकालना है वर्क डन बाय द फोर्स फॉर a कॉमा ए टू a कॉमा या 2a कॉमा 4a, कुछ भी ले लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फिर मैंने आपको क्या नहीं दिया, बात हो सकता है हम पाथ भी दे दे, कोई अजीब सा नाम दे दें, इट इज मूविंग ऑन अ इलिप्स। अब आपके दिमाग में इलिप्स चल रहा होगा कि कैसे होगा, तो पहले एक बार चेक करिए कि क्या ये कंजर्वेटिव है या नहीं है। कैसे देखते हैं, पहले क्या करना है F डॉट डी आर, कंजर्वेटिव हम लोग आगे फिर से बात करेंगे, अभी सिर्फ इतना समझना है कि इट इज वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इसी को कंजर्वेटिव कहा जाता है। कैसे कंजर्वेटिव कहा जाता है वो सारी बातें आएंगी, क्लियर? तो अगर वर्क पाथ पे इंडिपेंडेंट हो तो उसको कंजर्वेटिव फील्ड बोलते हैं, ठीक है। डीडब्ल्यू कितना आएगा बताइए, इसको वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy प्लस 2y dy। अब मैंने क्या बोला, मन में क्या सोचो, मन में इसको इंटीग्रेट करो y कांस्टेंट मानते हुए, ये आएगा एक्स वाई स्क्वायर। अच्छा इसको मन में y कांस्टेंट माने, एक मिनट रुक जाइए, जल्दीबाजी मत करो, ये इरोडो का ऐसा क्वेश्चन इरोडो में भी है ना। बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स वाई स्क्वायर बाई 2 से 2 एक्स वाई स्क्वायर और प्लस 2, इसके लिए तो कोई हेडेक है ही नहीं, क्यों? एक बार मैं इसको अलग अलग कर देता हूं तो आपको दिखने लगेगा, वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy प्लस 2y dy। कितने लोग ये बात समझ गए कि इसको तो y से मतलब है, तो ये टर्म तो इंटीग्रेट हो जाएगी, आपको सोचना ही नहीं है। दिक्कत इन दोनों की है, क्या ये दोनों सेम टर्म निकाल रहे हैं, वाई स्क्वायर एक्स और ये एक्स वाई स्क्वायर बाई 2, तो ये भी एक्स वाई स्क्वायर और ये भी एक्स वाई स्क्वायर। तो ये जो अकेला कोई आ जाए ना उससे तो टेंशन है ही नहीं, वो तो इंटीग्रेट
हो ही जाएगा, इसको तो कोई डिमांड है ही नहीं क्योंकि y का फंक्शन है, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है। दिक्कत यहाँ है, तो ये लिखा हुआ है dw इज d ऑफ x y स्क्वायर प्लस 2y dy। समझ गए? अब हम लिमिट लगाएंगे, तो दोनों तरफ लगा दे रहा हूं मैं, संभल के लिमिट लगाना है। यहां पर पूरा कोऑर्डिनेट्स चलने वाले हैं। कौन से कोऑर्डिनेट है? a कॉमा a से 2a कॉमा 4a। लेकिन यहां पर y कोऑर्डिनेट, इसका y कोऑर्डिनेट a से 4a। वेरी गुड, बस ये ध्यान रख लेना, 4a। आई बात समझ में? बस इतना ध्यान रखना है। तो इंटीग्रेट करने पर w आ रहा है कितना? पहला आ रहा है एक्स वाई स्क्वायर। एक्स वाई स्क्वायर को इंटीग्रेट करने पे क्या आएगा? x मतलब d ऑफ एक्स वाई स्क्वायर इंटीग्रेट होके ये आएगा लिमिट a कॉमा a से 2a कॉमा 4a, पूरी वैल्यू जाएगी दोनों, प्लस 2y स्क्वायर बाई 2, तो ये आएगा y स्क्वायर लिमिट a से 4a। फास्ट वैल्यू रख दीजिए, अब आप वैसे सीख चुके हैं। कितना आएगा? 2a इंटू 16a स्क्वायर, 16 इंटू 32a क्यूब, हाँ या ना, माइनस a क्यूब प्लस 16a square minus a square। Your answer of W is how much? कितना? 31a cube plus 16a square, 15। Very good। आ गया क्या? अगर कोई फंक्शन बिना पाथ के इंटीग्रेट हो जाए तो दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, कंजर्वेटिव इसलिए क्योंकि आगे चल के कुछ कंजर्वेशन लॉज पढ़ाने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग। यस और नो? तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को इसको देख के लगेगा, है ना, कि ये शायद इंटीग्रेट होगा कि नहीं, लेकिन ये पार्ट तो आपके लिए बहुत इजी है, ये तो होना ही है इंटीग्रेट। तो इसको चेक किया है, इसको इसके साथ मिलाया हमने, यहां से जो टर्म आ रही है इससे भी वही टर्म आ रही है, इन दोनों को मिलाकर ये लिख दिया। डबल मत कर देना, नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा। क्लियर? अभी आगे इसको चेक करने का एक और मेथड बताएंगे, डेल क्रॉस एफ करके। क्या करके? वो आगे, अभी आगे जब पोटेंशियल एनर्जी की बारी आएगी उसके बाद आपको वो, आपने इलेक्ट्रो में किया होगा, डेल क्रॉस ई 0 और ई बराबर माइनस डेल वी। अरे ऐसा कुछ आया था, ई बराबर माइनस डेल वी, फिर यहां से डेल क्रॉस ई, वो हम बाद में बात करेंगे, अभी आप रिलेट मत करो। अभी हम सिर्फ इतना पता कर रहे हैं कि एक वेरिएबल फोर्स का वर्क डन कैसे निकालते हैं। चले आगे। तो कभी कंजर्वेटिव आया और कभी कंजर्वेटिव नहीं आया। चलिए इधर देखो, एक रिमार्क, आपने क्या नोटिस किया कि वर्क डन सिंपली क्या है? एफ डॉट डी आर। तो डी डब्ल्यू क्या है? एफ डॉट डी आर। अच्छा, बाई चांस अगर आपका एफ एज अ फंक्शन ऑफ एक्स हो, किसका फंक्शन हो, और डी आर आपका फिर डी एक्स आई कैप होगा, बोलिए, क्योंकि वाई और जेड है ना, इसमें कंपोनेंट्स भी नहीं है, एफ सिर्फ आपका एक्स फंक्शन ऑफ एक्स आई कैप मान लीजिए। ओके, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेने से क्या निकल के आएगा? डी डब्ल्यू इक्वल टू, सीधा लिख दो एफ डी एक्स, एफ यही है। अब क्या हुआ कि अगर फंक्शन रखेंगे तो इंटीग्रेट कर दो, और आप लोग बहुत दिनों से देख रहे हो कि कोई भी जो इंटीग्रेशन होता है वो उस फंक्शन का, उस वेरिएबल के साथ जो ग्राफ बनता है उसका एरिया को भी डिनोट करता है। यस और नो? तो यहां पर ये जो पार्ट है, सपोज मैं एफ और एक्स का ग्राफ बनाता हूं, एफ और एक्स, मान लीजिए मैंने आपको कोई ऐसा फंक्शन दिया, तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वर्क डन
क्या ये एरिया बाउंडेड बाय एफ वर्सेस एक्स कर्व, ये भी बोल सकते हैं। ये तब यूज करना है जब हम एरिया डायरेक्ट निकाल पाएंगे। अब जैसे ये डायग्राम है, सपोज इसमें आपको एरिया कहा गया तो ये ट्राइंगल निकल जाएगा, इस ट्राइंगल का भी निकल जाएगा। तो क्या आपको समझ में आ रहा है, ये एफ एक्स की वैल्यू प्लस है और ये, तो यहां वाला एरिया पॉजिटिव लेना है, यहां वाला एरिया नेगेटिव लेना है। तो फोर्स वर्सेस एक्स ग्राफ का एरिया क्या देगा आपको। अब मान लो ये सिर्फ एफ और आर होता, इधर एफ और सिर्फ आर का फंक्शन, तो भी ये क्या दे देगा आपको, वर्क डन। यस और नो, इसको नोट कर लीजिए। एक ऐसे सिंपल क्वेश्चन दे देता हूं, हालांकि ये आप लोग कर सकते हैं। अभी तक सिर्फ क्या निकालने सीख रहे हैं, वर्क डन। अभी और भी तरीके के आएंगे, देखते जाओ। तो चलो ये आप लोग ही बता दें फटाफट। एक फोर्स और एक्स का ग्राफ दिया हुआ है, फोर्स वर्सेस एक्स, ये ग्राफ दिया हुआ है। ये x बराबर 1 मीटर, ये x बराबर 2 मीटर, ये x इक्वल टू 3 मीटर। ओके, ये आपका फोर्स 10 न्यूटन। ओके, और इधर ये ग्राफ आगे ऐसे जा रहा है 3 मीटर के बाद। थ्री मीटर, ये x इक्वल टू 4 मीटर है, और ये x इक्वल टू 6 मीटर है, और ये F कितना न्यूटन, -10, ऊपर +10 नीचे -10। तो आपको बताना है वर्क डन बाय द फोर्स फॉर x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 6। कहीं तक भी पूछ सकते हैं, वैसे हम 4 तक भी पूछ सकते हैं। आपको बस एरिया बताना है। एक क्वेश्चन जस्ट ऐसे याददाश्त के लिए कि f वर्सेस x ग्राफ का एरिया क्या देगा, वर्क डन दे देगा आपको। कर लोगे सॉल्व। तो यहां पर dw इज व्हाट, इंटीग्रेशन f dx, इंटीग्रेट होने के बाद। तो w जो है, दिस इज एरिया बाउंडेड बाय f वर्सेस x कर्व, क्या कहते हो। तो यहां से वर्क डन आ जाएगा। देखिए ये क्या है, एक ट्रेपेजियम है, तो कितना आएगा, हाफ ऑफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स 3 प्लस, या ये 1, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स 3 + 1 इनटू डिस्टेंस 10। अच्छा, अगर आप यहां पर इसको एज अ मैग्नीट्यूड निकाल लो तो फिर आपको माइनस लगाना पड़ेगा। तो माइनस ऑफ इस एरिया का मैग्नीट्यूड, हाफ ऑफ बेस 3 to 3 कितना, 3, 6 - 3, और हाइट 10। डायरेक्ट आ गया क्या, यहां से यहां तक का पूरा आ गया, ट्राइंगल का हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। कितना आ रहा है ये वर्क डन, +5 -5 +5 जूल। दिस इज द वर्क डन, +5 जूल। तो F वर्सेस X ग्राफ का एरिया वर्क डन देगा। अब आप लोग ये बात समझ सकते हो, कोई भी इंटीग्रेशन कहीं भी बन रहा हो, y dx का मतलब होता है y और x ग्राफ का एरिया, और कहीं भी कोई डिफरेंशिएशन बन रहा हो, वो टेंजेंट का स्लोप, स्लोप भी है लेकिन किसका, टेंजेंट का। ओके, अब नेक्स्ट एक थोड़ा सा खतरनाक कैलकुलेशन है। हेडिंग डालिए, वर्क डन बाय अ
सेंट्रल फोर्स, ये लिख लिया सबने? वर्क डन बाय अ सेंट्रल फोर्स, ठीक है। देखते हैं भाई ये क्या आता है। पहले जो आपका फोर्स होगा वो सेंट्रल कब बनता है? जब वो फोर्स किसी पर्टिकुलर पॉइंट के तरफ ही लगता हो, या तो उसके तरफ या उसके अवे की तरफ, वो फोर्स क्या कहलाता है? और हमारे जो फोर्स का फंक्शन कुछ ऐसा होगा, सम फंक्शन ऑफ आर, किससे किस पर डिपेंडेंसी है? आर और आर कैप। तो पहले मैं आपको समझा दूं कि ये फोर्स कैसा है। जैसे आप यहां पर आर की वैल्यू रखेंगे तो जितना दूर होगा पार्टिकल वो तो स्मॉल आर है, समझ गए? और आर कैप जो है, जो आर वेक्टर बनाएंगे उसके अलोंग, जैसे मान लो ये पॉइंट है और हम यहां पर डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये तो हुआ उसका दूरी तो हो गई आर, और आर कैप ये डायरेक्शन हो गई। समझ आई बात? अब मुझे बताओ, अगर ये कोफिशिएंट प्लस है तो क्या आंसर अवे की तरफ है? हाँ या ना? और अगर ये कोफिशिएंट माइनस है तो? और ये फंक्शन किसका है? सिर्फ स्मॉल आर का। किसका है? स्मॉल आर का। बात समझ गए? तो जैसे पार्टिकल अगर ये आपका प्लस हो, तो मान लीजिए पार्टिकल यहां है, तो ये फोर्स इस तरफ है ऐसे, यहां पर फोर्स इस तरफ है, यहां पर फोर्स इस तरफ है। ये कैसा फोर्स हुआ? सेंट्रल फोर्स। कैसा फोर्स है? क्या ऐसा फोर्स देखा है कभी? अभी पढ़ रहे हो आप लोग, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एक चार्ज के रेस्पेक्ट को एक को फिक्स कर ले तो दूसरे पर लगने वाला फोर्स सेंट्रल है या नहीं? वो हमेशा उस चार्ज से पास करेगा। अब ये वैल्यू अवे की तरफ है या टुवर्ड्स भी हो सकती है, हाँ या ना? तो सेंट्रल फोर्स किसी पर्टिकुलर पॉइंट के या तो तरफ लगेगा या उससे दूर की तरफ लगेगा। ऐसे फोर्स कैसे होते हैं? सेंट्रल फोर्स। तो आपका जो फोर्स है ये कंजर्वेटिव कैसे है? मतलब इसका वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? उसका डिस्क्रिप्शन देखिए आप। ओके, तो पहले मैं आपको समझाता हूं एक रैंडम पाथ लेकर। ध्यान देना, ये अंदर भी हो सकता है, या तो रेडियली अवे या रेडियली इनवर्ड। अब हमारा ये पॉइंट है, इधर देखो, अभी लिखेगा कोई नहीं क्योंकि यहाँ मैथमेटिक्स थोड़ी हैवी है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव होता है, ये सब आपने पढ़ा होगा। अभी मैं इसको प्रूव कर रहा हूं। अगर सम फंक्शन ऑफ आर है तो कंजर्वेटिव मतलब वर्क डन इसका पाथ पर डिपेंडेंट नहीं आएगा। समझ आई बात? तो मान लेते हैं कि इस फोर्स के अंडर ये रैंडम पाथ है। ऐसा तो नहीं लग रहा आपको मैं किसी पर्टिकुलर पाथ पे चल रहा हूं? कोई रैंडम पाथ ले लिया। मान लीजिए आपका पार्टिकल किसी मोमेंट पर यहां है, इस जगह पे। कितनी दूरी है ये? आर। आर दूरी है और इस समय पर फोर्स की डायरेक्शन इधर है। किस तरफ है? आर कैप, बिकॉज योर फोर्स इज सम फंक्शन ऑफ आर है ये, सम फंक्शन ऑफ आर इंटू आर कैप, यही है ना? चलिए, मैंने रैंडमली पार्टिकल को यहां रखा हुआ है। अब पार्टिकल यहां से यहां आ गया, ध्यान से समझना है। पार्टिकल यहां आ गया तो उसकी इस सेंट्रल वाले पॉइंट से दूरी बढ़ गई, तो मान लीजिए उसकी दूरी हो गई r प्लस डी आर। और आपके सामने एक पाथ रखा हुआ है जिसके अलोंग चलता हुआ ये यहां से यहां है। व्हाट इज द एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल? ये है एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हो? ये है। समझ आई बात? ये जो रेड कलर से मैंने बताया ये डी आर वेक्टर है, पार्टिकल के एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट। दिखता है सबको? अच्छा, अब इस एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट को मैं थोड़ा इधर लिखता हूं, इधर मुझे थोड़ी जगह चाहिए। ये एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट है, इसको मैं दो वेक्टर से निकाल रहा हूं, एक ये
और एक ये, क्या ऐसा कर सकता हूं? एक ये वेक्टर और एक ये वेक्टर, इन दोनों को ऐड करके मैं dr वेक्टर को एक्सप्लेन करूंगा, यस और नो? चलिए एक मिनट इधर देखो, ये किसकी डायरेक्शन है? आर कैप, और ये आर कैप के परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, तो मैं इधर यूनिट वेक्टर मान ले रहा हूं आर परपेंडिकुलर कैप। समझते हो? ठीक है। अब मेरा फोर्स यहां पर ये रहा, अब मुझे इसका डिस्प्लेसमेंट चाहिए। मुझे बताओ यहां से यहां तक जाने में क्या dr बहुत छोटा है? तो ये एंगल बहुत ही कम रहा होगा। तो मुझे बताइए ये दूरी कितनी है? r प्लस डी आर। याद रखना r दूरी है और वो वेक्टर अलग चीज है। वेक्टर पूरा पोजीशन वेक्टर होता है, इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड r से लेके r प्लस डी आर हुआ है। बताइए ये एंगल डी थीटा अगर बहुत छोटा हो तो क्या मैं यहां से ऐसे परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये दूरी कितनी आएगी? r प्लस डी आर कॉस डी थीटा, r प्लस डी आर कॉस डी थीटा, और कॉस डी थीटा टेंड्स टू 1 हो जाएगा क्योंकि डी थीटा बहुत छोटा है। तो क्या आपको लगता है ये जो छोटी सी दूरी है ये सीधा सीधा r में चेंज के बराबर है? हाँ या ना? ओके। और दूसरी ये वाली दूरी मैं चाहूं तो निकाल सकता हूं, अभी पता है कितनी है वो? r प्लस डी आर साइन डी थीटा। कितनी है? r प्लस डी आर साइन डी थीटा। इसको मैंने कुछ d ऑफ a बोल दिया। क्यों बोला अभी बता दूंगा, ये अपने आप गायब हो जाएगा आपके पिक्चर से। कैसे? व्हाट इज योर एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट? योर dr is the change in r cap plus dA into r perpendicular cap। क्या कहते हो? क्या ये एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट है? dr r cap plus dA r perpendicular cap। सही बात है। अब मुझे इस एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट पे उसका वर्क डन निकालना है। देन माय एक्सप्रेशन इज व्हाट? f डॉट dr। अरे समझ रहे हो? तो dw इक्वल्स टू f डॉट dr। f है आपका फंक्शन ऑफ r dr। एक मिनट, फंक्शन ऑफ r कैप डॉट dr इज योर dr r कैप प्लस dA r परपेंडिकुलर कैप। इनका डॉट प्रोडक्ट लो। तो एक मिनट, dw जैसे वो एक्सप्रेशन लाएंगे ये बनेगा एफ आर आर कैप, एक मिनट, एफ आर डी आर कैप डॉट आर कैप प्लस एफ आर डी आर कैप डॉट आर परपेंडिकुलर कैप। इंटरेस्टिंग, ये गया। इसलिए मैंने डीए को लिखने में टाइम वेस्ट, तो मुझे पता है कि ये डॉट प्रोडक्ट में जीरो की ओर निकल जाएगा। कंफर्म? देन व्हाट इज योर एलिमेंट्री वर्क डन? एफ आर डी आर, एक मिनट, एफ आर मतलब फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ आर इंटू डी आर कैप डॉट आर कैप 1। ये लीजिए, दिस इज द एलिमेंट्री वर्क डन फॉर द सेंट्रल फोर्स। हाँ या ना? कितने लोगों को दिखता है कि ये इंटीग्रेशन रुकेगा या पूछेगा पाथ के बारे में, या सीधा पूछेगा दूरी बताइए? ये पूछेगा उस सेंट्रल पॉइंट से दूरी कितनी है। तो इस वजह से अब हम यहाँ पर डी डब्ल्यू, ये इंटीग्रेशन अब रुकेगा ही नहीं। एफ आर रखिए, डी आर रखिए, और ये आपसे पूछेगा R1 दूरी कितनी है और R2 दूरी कितनी है। इसलिए बोलते हैं ये किस पर डिपेंडेंट नहीं है। मान लो यहां से हम 10 फीट की दूरी खड़े और ऐसे घुमा फिरा के 20 फीट पे छोड़ दूं, ये एक्सप्रेशन आपसे पूछेगा ही नहीं कि आप कैसे घुमा फिरा के गए। ये पूछेगा 10 फीट दूरी थी और बाद में 20 फीट है। आपका वर्क डन फिक्स वैल्यू आएगी R1 से R2 के लिए। दिस वर्क डन इज independent of path। अरे बात समझे क्या? इसका मतलब जैसे आपने कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड में E डॉट डी आर किया तो के क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप डी आर था। तो यहां पर आप यूज करें उस E डॉट डी आर को,
dv बराबर माइनस ई डॉट डी आर होता है। यहां तक इतने स्टेप लिखने के बाद यहां पहुंचते हैं और पता चलता है वो कैसा है, कंजर्वेटिव। कैसा है, कंजर्वेटिव, मतलब उसका वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। बात समझ में आया? तो ये फंक्शन सेंट्रल फोर्स है ना, वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है। मतलब आपको फोर्स हम देंगे ऐसा, आप तुरंत वर्क डन लिखोगे ये, इन दोनों के बीच में इतनी सारी स्टेप्स छुपी हुई है, तब जाके पता चलता है कि वर्क डन इसके। और ये आना क्या बोलता है, इट विल आस्क ओनली फॉर स्मॉल आर, कि वो कहां से कहां तक गया, बस दूरी पूछेगा, एक जगह से दूसरी जगह तक गए, बस वो पूछेगा कि उस सेंट्रल पॉइंट से दूरी कितनी चेंज हुई है, बस। ये पूछेगा ही नहीं आपसे कि आप किस रास्ते से आए हैं वहां तक। यस और नो? हाँ बेटा, ये आर और आर परपेंडिकुलर का डॉट प्रोडक्ट जीरो ही है, वो मैंने लिखा है। पहले हमें एक्यूरेट पूरा एक्सप्रेशन बनाना होता है, उसके बाद मैंने उसको जीरो किया है। ओके, आगे बात समझ में? आप चाहो तो नोट मत करो, पर इसका आउटपुट जरूर ध्यान रखना। बेटा ये वर्क डन देखो पूछ नहीं रहा है आपसे, ये क्या पूछ रहा है, आर इनिशियल और ये दूरी पूछ रहा है आपसे। अगर डीए पर डिपेंडेंसी आती तो आपसे ये भी पूछता कि कैसे आप इधर गए। ये सिर्फ पूछ रहा है दूरी में कितना चेंज आया। वो ये एक्सप्रेशन देख के पता चला, अगर ये टर्म बचा होता तो अभी मैं इसको इंटीग्रेट नहीं कर पा रहा होता। ओके, अगर आपको इतनी कहानी पता है तो फिर अगर याद रख लो तो बार बार इधर आने की जरूरत नहीं है, ये एफ आर डी आर वर्क डन आ जाएगा। फिर से एक बात, आर बढ़ रहा है कि घट रहा है मैंने नहीं सोचा, हाँ या ना? कौन संभालेगा, लिमिट संभालेगा। देखिए मैंने अप्रोच ये लिया, पहले एक स्टूडेंट ने पूछा ऑनलाइन में कि अप्रोच क्या है, वैसे तो मैंने अप्रोच लिया ही है, मतलब बता दिया है क्या अप्रोच है। पहले मैंने फोर्स लिखा किसी आर दूरी पर, वो था एफ आर आर कैप, वो दिया हुआ था। फिर हमने उसको डिस्प्लेस कराया, डिस्प्लेसमेंट ऐसे कराया कि रास्ता कोई रैंडम लिखा हुआ है आपके सामने, देख लो। क्या मैंने कोई पर्टिकुलर पाथ लिया? क्या मैं आपको सीधा ये बोल रहा हूं कि मैंने सिर्फ आर ही बढ़ाया है? नहीं, मैंने ये भी बताया है कि हमने कुछ डीए भी लिया है, लेकिन फाइनली मेरा आंसर डीए पे डिपेंडेंट नहीं आया, सिर्फ आर में कितना इंक्रीमेंट आया उसके अकॉर्डिंग वर्क डन बन रहा है, तो इसलिए ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। तो ये एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट के दो कंपोनेंट आ गए, एक आर कैप की अलोंग डी आर है और एक उसके परपेंडिकुलर उसका कंपोनेंट डीए है। अगर ये इधर देखो, अगर ये आंसर डीए पे डिपेंड होता तो अलग अलग पाथ के हिसाब से डीए अलग अलग होगा। समझ आई बात? डीए ओवरऑल खत्म ही हो गया। तो एक सेंट्रल फोर्स का वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, याद रखना, आगे सारे क्वेश्चन में मिलाऊंगा हर जगह। ओके, इट विल ओनली आस्क अबाउट आर इनिशियल एंड आर फाइनल। आपको एक एग्जांपल देता हूं जो इस तरीके का फोर्स होगा। याद रखना, क्वेश्चन बोलकर नहीं आएगा आपसे कि ये सेंट्रल है, आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पार्टिकल आपका, देखना अभी एक मिनट,
ये एक सर्कल है जिसका रेडियस कैपिटल आर है। ओके, यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है लोएस्ट पॉइंट पे, ठीक है। यहां पर एक छोटी सी पुली लगी हुई है, उधर से ये ब्लॉक ऐसे बांधा गया है। ओके, इधर से हम इसको एक फोर्स लगा रहे हैं, खींच रहे हैं हम इसको। ओके, इसका रेडियस कैपिटल आर है। ओके, तो इसको खींचने की वजह से यहां जो टेंशन डेवलप हो रहा है, ध्यान से समझना, दिस टेंशन इज समथिंग के स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है, वेयर स्मॉल आर इज द डिस्टेंस ऑफ ब्लॉक फ्रॉम दिस। फंक्शन समझ में आ रहा है आपको? और ये के कांस्टेंट है कोई। ओके, मतलब वो पर्सन खींच रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग मुझे उधर मतलब नहीं है, मैंने सीधा बोल दिया कि यहाँ पर जो टेंशन डेवलप हो रहा है वो कितना डेवलप हो रहा है, के इंटू आर स्क्वायर। मतलब वो खींचने वाला, आपको पता है अगर ये मासलेस थ्रेड है तो वो भी इसी फोर्स से खींच रहा होगा, हाँ या ना? तो अभी आपको बताना है। तो क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं, जैसे जैसे खींचेगा वैसे वैसे ये आर बदलता जाएगा। तो ये जो आपका ब्लॉक है वो यहां पर ऐसे कांटेक्ट में चलता हुआ यहां पहुंच रहा है। बात समझ में आया कि नहीं? तो ये फंक्शन k इंटू स्मॉल आर स्क्वायर है। देखो, फाइंड आउट द वर्क डन बाय दिस टेंशन ऑन द ब्लॉक, फाइंड आउट द वर्क डन बाय द टेंशन on the block, on the block up to the moment when the block reaches to the topmost point। जब तक कि ब्लॉक कहां नहीं पहुंच जाता, टॉप मोस्ट पॉइंट पर। बात समझ में आया? तो इधर देखिए, ये जो टेंशन है वो के आर स्क्वायर, और आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट। तो मुझे बताओ, जब ये ब्लॉक यहां होगा कहीं, इधर देखना, ये ब्लॉक यहां होगा तो क्या ये लाइन ऐसे जाएगी? बोलिए। तो ये आर जो है, आर की इनिशियल वैल्यू आप देख रहे हैं कितनी है, √2r, कितनी है? और √2r आगे आगे बढ़ता जाए तो ये r की वैल्यू कम होती जा रही है, हाँ या ना? तो ये जो टेंशन है, हर बार कितने लोगों को दिखा कि एक सेंट्रल फोर्स है, दिस इज ऑलवेज एक्टिंग डायरेक्टेड टुवर्ड्स दैट। बोली, क्या ये सेंट्रल फोर्स है? अच्छा, इसका मैथमेटिकल अगर फंक्शन इसके रेस्पेक्ट में बनाऊंगा मैं, तो मेरा आर कैप इधर है क्या? बोलिए। तो एक्चुअली ये जो मेरा फंक्शन है वो फोर्स जो है माइनस के आर स्क्वायर आर कैप है। बोलिए, क्या ये माइनस के आर स्क्वायर आर कैप है? माइनस क्यों लगाया? क्योंकि मैं उधर से जो आर लूंगा उससे डिक्रीमेंट की तरफ है ये फोर्स, तो डेफिनेटली इट इज अ सेंट्रल फोर्स, हाँ या ना? अब मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, मुझे पता है सेंट्रल फोर्स का वर्क डन क्या होता है, DW इक्वल्स टू FR DR बोला था, याद है? FR क्या है? माइनस के आर स्क्वायर DR। इंटीग्रेट मार दे, कितने आराम से कर रहे हैं, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ
path. It is only depending on initial separation and final separation. Initial separation is root 2r and the final separation is 0. 0 चलाते हुए कहां? Topmost point. So this integration is from root 2 capital R to 0. This is your work done. कितना आएगा देखिए, तो माइनस के तो बाहर आ गया और r क्यूब बाय 3. लिमिट इज फ्रॉम रूट टू r टू, अरे समझ में आया? अब क्वेश्चन ने कहीं बोला क्या कि ये सेंट्रल है? नहीं, हमने यहाँ मैकेनिक्स में इस तरह से डेवलप कर दिया कि सेंट्रल फोर्स के अकॉर्डिंग है W इक्वल्स टू माइनस ऑफ K 0 माइनस रूट टू R का क्यूब अपॉन 3. सिंप्लीफाई करने पर W आ रहा है कितना? 2 रूट 2 K R क्यूब बाई 3. किसी को कोई डाउट है क्या? ये आसान क्वेश्चन नहीं है, अच्छों से नहीं होगा, मैं बता दे रहा हूं. हाँ, माइनस क्यों लगाया है? देखो पॉइंट ये है क्या, तो दिस पॉइंट इज अवे फ्रॉम दिस और टुवर्ड्स, ये है ना सेंट्रल पॉइंट. यही तो फिजिक्स है कि लैंग्वेज होती है उसको अपने अकॉर्डिंग मैथ्स में बनाना पड़ता है. अभी कोई स्टूडेंट इसका आंसर नेगेटिव लाके बैठा होगा, क्यों? उसने FR लिख दिया, DR लगा के इंटीग्रेट कर दिया, लेकिन उसका आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि ये फोर्स जो है पॉइंट के तरफ है. तो मेरा आर कैप अवे की तरफ है, वहां से आर कैप किधर है? अवे. तो मेरा ये जो फोर्स है वो आर कैप के तरफ नहीं है, उसके ऑपोजिट है. हाँ या ना? आर कैप का मतलब अगर फोर्स अवे की तरफ होता, टुवर्ड से, तो इस तरफ होगा. सबको क्लियर है क्या? ये आसान क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रखना. दूसरा कौन सा तरीका बेटा? हाँ, आप बेवजह उसको ब्रेक कर रहे हो, वो लेंथी प्रोसेस है, ठीक है. बाकी आप अपना कैलकुलेशन चेक करा देना मुझे क्लास के बाहर. हाँ, मैंने लगाया ना, मैं लगाऊंगा ना, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा फंक्शन FR R कैप होता है. तो जिस पॉइंट से मैं देख रहा हूं उस पॉइंट के टुवर्ड्स फोर्स है, ना कि अवे, इसलिए माइनस मैंने यहां क्रिएट किया. बात समझ गए? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो. कंफर्म है? ये इजी क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रखना. वही तो, तभी तो स्टेबल माइंड से रहने के लिए कह रहे हैं. ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको, अगर आपको सेंट्रल फोर्स दिख गया है तो फिर मेरा डेरिवेशन ध्यान रखना, उसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट बना देना. बात समझ गए? चले आगे. इधर चैट बॉक्स में कुछ आ रहा है. देखिए रविंद्र ने कहा है मुझे फिर समझ में नहीं आया. माइनस कैसे? बस ये ना, माइनस तो मैं 10 बार बोल चुका. इधर देखिए यार कैसे. देखो कोई बात हम आपको नहीं बताएं तब तो समझ में आता है, नहीं आया समझ में. एक ही बात को बार बार बोल रहा हूं, इस पॉइंट से फोर्स किधर है? टुवर्ड्स है कि अवे? अवे नहीं है, टुवर्ड्स है. और आपका आर कैप अवे की तरफ होता है, इसलिए मैंने बीच में एक माइनस लगाया है. अच्छा चलो माइनस नहीं लगाते, प्लस लगा दूं, अब क्या होगा? ये आर के टुवर्ड्स आया कि अवे चला गया? यहां से आर नाप रहे हैं ना, तो टुवर्ड्स है कि अवे? अवे हो गया ना, फिर तो फोर्स. क्वेश्चन में फोर्स किधर है? टुवर्ड्स, इसलिए मुझे उसका डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा. यस और नो? चलें आगे. अब इस पे आप 50 क्वेश्चन कर लो, मैं आपको एफ का फंक्शन दे देता हूं, आप FR DR करके इंटीग्रेट कर देना. हाँ या ना? ये वो क्वेश्चन था जहां फंक्शन भी आपको बनाना पड़ा, हालांकि आधा उसने दिया था, बट अधूरा ज्ञान दिया हुआ था, हमने पूरा किया उसको. चले आगे. और बहुत ज्यादा हेडेक भी मत लेना, ये टफ है.
ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, वर्क डन बाय स्प्रिंग, वर्क डन बाय स्प्रिंग। ओके, बहुत ध्यान से सुनना, वर्क डन बाय स्प्रिंग। जो भी आता हो अभी थोड़ी देर के लिए दिमाग में ही रखना, मैं जैसे सिखा रहा हूं उसको सुनना बहुत ध्यान से, ठीक है। तो आपको वर्क डन बाय स्प्रिंग करना है। तो पहले तो वर्क डन बाय स्प्रिंग का मतलब होता है वर्क डन बाय स्प्रिंग बाय बोथ ऑफ इट्स एंड। वर्क डन बाय स्प्रिंग, आपने उसने दोनों एंड से कितना वर्क किसी पर किया, किसी और पर कितना वर्क किया, दैट इज वर्क डन बाय स्प्रिंग। तो ये सिंगल एंड की बात नहीं है, ये दो एंड की बात है, ध्यान से सुनते रहना, सिंगल एंड की बात नहीं है, दो एंड की बात है। चलिए, तो सबसे पहले ये स्प्रिंग, स्प्रिंग कांस्टेंट के, L नॉट इज द नेचुरल लेंथ। ओके, अब आप क्या कर रहे हैं, आपको पता है कि आपके किसी सेटअप में, मैकेनिकल सेटअप में, इससे जो दोनों एंड से बॉडीज कनेक्टेड होंगे, अल्टीमेटली वो क्या करेंगे, वो इधर उधर मूव कर रहे होंगे, उसकी वजह से हमारा स्प्रिंग का कुछ एक्सटेंशन या कंप्रेशन या कुछ आएगा, हाँ या ना। तो स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल, कम से कम मैग्नीट्यूड उसका वेरिएबल है, और जिस बॉडी पे लग रहा होगा उसके हिसाब से हम देखेंगे, तो डेफिनेटली वेरिएबल फोर्स है, हाँ या ना। तो सबसे पहले जब वेरिएबिलिटी है तो आपको करना क्या है, आप ये समझना इन दोनों ने किसी पर फोर्स लगाया हुआ है, एंड दैट इज द मोमेंट व्हेन इट्स एक्सटेंशन इज x। इसमें एक्सटेंशन कितना है, x, ध्यान से समझना। अगर मैथमेटिकल बैकग्राउंड पे बात करें तो कंप्रेशन के लिए x नेगेटिव हो जाएगा, हाँ या ना। ओके, अब मुझे बताइए इस मोमेंट पर इस तरफ और इस तरफ ये जिन दोनों से लगा हुआ होगा, किधर लगाएगा फोर्स, इस ओर, इस ओर कितना kx, और इधर से इधर लगाएगा kx। दिस इज ऑन द स्प्रिंग, बाय द स्प्रिंग, बाय द स्प्रिंग, दिस इज फोर्स बाय द स्प्रिंग। हमें ये बात करनी स्प्रिंग के द्वारा कितना फोर्स है, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग वर्क डन बाय द स्प्रिंग, क्लियर है। तो यहां जिस ब्लॉक से कनेक्टेड होगा, यहां जिस ब्लॉक से कनेक्टेड होगा। अब देखिए, क्योंकि हमारा जो वेरिएबल है वो x है, तो हम एकदम से लार्ज एक्सटेंशन करके बात नहीं कर सकते, बिकॉज द फोर्स इज वेरिएबल। तो हमें इस x को बदलना पड़ेगा, तो इस x को मैंने बदल दिया x प्लस dx। बताइए क्या इसको x से x प्लस dx करने के इनफाइनाइट तरीके हैं, हाँ या ना। बहुत सारे लोगों को पता होगा कि स्प्रिंग का वर्क डन जो होता है वो, नहीं जो भी होता है उसके बारे में आपको पता होगा कि भाई वो पाथ पर डिपेंड, हालांकि पाथ का मीनिंग क्या है यहाँ वो मैं आपको समझाऊंगा। पहले ये बताइए, अब मुझे इसको खींचना है x से लेके x प्लस dx, है ना। तो उधर और इधर जो ब्लॉक लगे होंगे वो किस तरह से मूव किए होंगे, या मान लो थोड़ी देर के लिए आप हाथ से ही खींच रहे हो, तो आप इस एंड को इस एंड को अपने मन मर्जी से खींच सकते हो कितना भी, हाँ या ना। तो x से x प्लस dx जाने के तरीके बहुत सारे हैं, हाँ या ना। बाई चांस मैं ऐसे जा रहा हूं, इधर ले गया dx1, ऑनलाइन वाले ध्यान से सुनना, और अगर किसी ने रिपीट लिखा तो यही रिपीट है, समझ रहे हो क्या, dx1 इधर, dx2 इधर, ध्यान से समझना। इतना आराम से तो पढ़ाते हैं, उस पर भी रिपीट आ जाए तो फिर बहुत दिक्कत वाली बात है। dx1 और dx2 क्या कहते हो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dx1 प्लस dx2, क्योंकि हमें जाना है x से x प्लस dx, तो dx1 प्लस dx2 इक्वल टू, एज पर दिस कंडीशन, बताइए व्हाट इज द वर्क डन बाय स्प्रिंग बाय बोथ ऑफ इट्स एंड, उधर kx अंदर है,
dx2 बाहर है, माइनस kx dx2 cos पाई आ गया, माइनस आ गया, इधर भी अपोजिट है, माइनस kx dx1, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया मैंने, माइनस kx dx1 प्लस dx2। मैं ऐसे नहीं पढ़ा रहा हूं, एक एंड को रोक के चला दिया उसको, मैं दोनों एंड चला रहा हूं क्योंकि बातें दोनों की हो रही हैं। व्हाट इज dw? माइनस kx dx। बताइए ये इंटीग्रेशन क्या पूछेगा आपसे? x इनिशियल एंड x फाइनल। पहला पॉइंट क्लियर हुआ? ओके, ये क्या पूछेगा आपसे? x इनिशियल और x फाइनल। ओके, अब मान लो अगर मैं इसको ऐसे नहीं खींचता, किसी और तरह से खींचता, कैसे? ये लिखने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए ये वाला एंड, ये वाला एंड, इधर आपका kx फोर्स है, इधर भी kx है। मान लीजिए किसी ने मुझसे कहा कि सर आप इसको इधर चलाओ dx2, लेकिन इसको भी इधर ही चलाओ dx1, कोई रेस्ट्रिक्शन थोड़ी है कि ऐसे ही जाएगा, हम ऐसे भी तो खींच सकते हैं। मान लो दोनों ब्लॉक सेम डायरेक्शन में ही चल रहे हो तो एक मिनट, लेकिन हमारा एक्सटेंशन कहां से कहां तक बढ़ना चाहिए? x से x प्लस dx। इन दिस सिचुएशन योर dx2 माइनस dx1 इक्वल टू dx। अब मैं बाय बोथ ऑफ एंड वर्क डन लिख रहा हूं, इधर आएगा प्लस kx dx1 माइनस kx dx2 ऑन सॉल्विंग माइनस kx dx2 माइनस dx1 dw इक्वल टू माइनस kx dx। फिर वही आया, फिर वही आ गया, आया ना? हाँ, स्प्रिंग तो खींची हुई है ना, एक मिनट तुम अपने आप को बांध दो, यहाँ स्प्रिंग यहाँ खींची हुई है, आप पे फोर्स किधर लग रहा है? अगर स्प्रिंग खींची हुई है तो आप पे फोर्स किधर लग रहा है? इधर है। अब मान लो आप थोड़ा आगे चले गए तो नहीं हो सकता क्या? भाई मान लो, चलो मुझे बांध दो, इधर से स्प्रिंग मेरे पे बांधा हुआ है खींच के, है ना, मेरे से बांधा हुआ है। अरे इधर समझो, पूरा प्रैक्टिकल देखो आप, इधर स्प्रिंग बंधी हुई है और इधर ही फोर्स लग रहा है, मैं इधर ही चला गया, क्या दिक्कत है? मैं अपोजिट भी जा सकता हूँ, आगे भी जा सकता हूँ, मेरी वेलोसिटी डिसाइड करेगी। मैं पीछे जाऊंगा तो और खींच लूंगा। तो क्या ऐसे ब्लॉक्स नहीं चल सकते क्या? चल सकते हैं। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट आपके सामने है, याद रखना ये जो मैं बता रहा हूँ वो टेक्निकल पॉइंट है। पहली बात तो ये है कि ये जो माइनस kx dx आया है, ये वर्क डन बाय वन ऑफ इट्स एंड है या वर्क डन बाय बोथ ऑफ इट्स एंड है? वर्क डन बाय बोथ ऑफ इट्स एंड। दैट मींस अगर कोई आपसे टोटल वर्क डन बाय स्प्रिंग पूछे तो एक मिनट, x से x प्लस dx कैसे हुआ? देखो पेन चला रहे हैं सब, दिमाग में कोई नहीं लिखना चाह रहा है। मैं जो बोल रहा हूं ये समझ में बहुत कम लोगों को आता है। लोग सोचते हैं वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, लेकिन स्प्रिंग का केस अलग है। पाथ से मतलब नहीं है यहाँ, मतलब है, कहने को पाथ बोल दो, लेकिन मतलब है कि x से x प्लस dx आपने कैसे किया, इसको इस बात से मतलब नहीं है। तो टोटल वर्क डन बाय स्प्रिंग का एक्सप्रेशन क्या है? माइनस kx dx। हमने इस एक्सप्रेशन को बनाया है x से लेके x प्लस dx के लिए, हाँ या ना? अब आप अगर मुझे x इनिशियल से x फाइनल दे दोगे, मैं तुरंत इंटीग्रेशन लगा दूंगा। ये आपसे पूछ ही नहीं रहा है कि दोनों एंड को कैसे डिस्टर्ब कर रहे हो, ये कौन नहीं पूछ रहा है आपसे? ये इंटीग्रेशन। स्प्रिंग क्यों नहीं पूछ रहा है? कौन नहीं पूछ रहा है? इंटीग्रेशन। लेकिन याद रखना, किसी एक एंड से कितना वर्क हो रहा है वो आपसे पूछा जाएगा, अलग अलग भी, हाँ या ना? देखो लेफ्ट हैंड का वर्क यहां पर ये है, ये सॉरी राइट हैंड का, और लेफ्ट हैंड का ये है, यहां पर लेफ्ट हैंड का ये है, राइट हैंड का ये है।
तो लेफ्ट और राइट से कितना हो रहा है मैं इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं द टोटल वर्क डन बाय द स्प्रिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रोसीजर हाउ द एक्सटेंशन इज मेड फ्रॉम एक्स इनिशियल टू एक्स फाइनल। मान लो 10 सेंटीमीटर एक्सटेंशन से 20 ले जाना है, आपने कहा कि सर मैं 5 पहले 10 सेंटीमीटर खींचा हुआ है, इधर 5 खींचा इधर 5 खींचा, मैंने कहा तब भी आंसर यही आएगा। इंटीग्रेशन के लिमिट लगा दो 10 से 20, समझ गए। मान लो आपने कहा कि नहीं सर मैं तो इसको नहीं हिलने दूंगा, इसी को ले जाऊंगा पूरा 10, तो 10 से 20 टोटल यही आएगा। इंडिविजुअल एंड्स पर वैल्यू बदल रही है, इंडिविजुअल एंड्स पर वैल्यू बदल रही है, लेकिन बाय बोथ ऑफ इट्स एंड द टोटल वर्क डन बाय द स्प्रिंग इज। आपने कहा कि सर ये 10 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन है, मैंने इसको इधर 2 खींचा इधर इसको 8 खींचा, तब भी फाइनल आंसर टोटल यही है। फिर मान लो ये 10 सेंटीमीटर खींचा है, इसको मैं 2 सेंटीमीटर इधर ले गया, ओके, इधर इसको 12 सेंटीमीटर ले गया, अभी भी कितना हुआ 10 से 20, कहानी वही है, जबकि इंडिविजुअल एंड्स पर वर्क बार बार बदल रहा है, लेकिन बाय बोथ ऑफ इट्स एंड इज independent of the procedure how the extension is made from x initial to x final। और ये सिर्फ आपसे क्या डिमांड करेगा, मान लो आपने ऐसे किया कि सर 10 सेंटीमीटर है, बाद में 20 करना है, मैं 10 को 50 करके फिर 20 पे आके खड़ा हो गया, ध्यान से समझना। एक तो बाय बोथ ऑफ इट्स एंड, और मान लो 10 सेंटीमीटर के एक्सटेंशन को मैंने पहले 50 किया था फिर वापस आके 10, तो पूछा गया 10 से मान लो 20 का, तो मैंने पहले 10 से 50 गया फिर 50 से 20 पर आ गया। वो नहीं पूछेगा आपसे कि 50 पे गए थे कि, टोटल वैल्यू ये बताएगा। दिस फंक्शन इज आस्किंग ओनली एक्स इनिशियल एंड। कैसे आपने किया है उसको इस बात से मतलब, मान लो आप कहते हो सर मैं दिन भर ऐसे ऐसे कर रहा था, समझ रहे हो, लेकिन 10 सेंटीमीटर से चला और लास्ट में 20 पे छोड़ दिया। आप 1,00,000 बार ऐसे ऐसे कर रहे हो, तब भी द टोटल वर्क डन इज एक्स इनिशियल एंड एक्स फाइनल के इंटीग्रेशन से आ जाएगा, हाँ या ना। हाँ, dx2 इसी जगह से dx2 आगे चला दिया। मान लो यहाँ एक ब्लॉक लगाए, उस ब्लॉक को मैंने यहां से dx2 आगे शिफ्ट कर दिया, इसको ब्लॉक को dx1 आगे शिफ्ट कर दिया, और इसके करस्पॉन्डिंग x से वैल्यू बदलनी चाहिए कितनी, x प्लस dx। तो याद रखना इंडिविजुअल एंड से वर्क कितना हुआ है उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, आई एम डिस्कसिंग द टोटल वर्क डन बाय द स्प्रिंग, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फैक्ट that how the extension is made from x initial to x final। समझ आई बात, इसीलिए ये कंजर्वेटिव नेचर है। हाँ, एक मिनट, सेंट्रल फोर्स मैंने तो नहीं कहा ऐसा, मैं उसको उस कैटेगरी में डाल ही नहीं रही, तो सिंपल है ना, सीधा सीधा लग रहा है, सेंट्रल फोर्स नहीं है ये, सेंट्रल फोर्स नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं है, फिर भी नहीं है, क्या फिर, हाँ कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई दिक्कत नहीं, पर स्प्रिंग के फोर्स को आप सेंट्रल फोर्स नाम ना दें, क्योंकि सीधा सीधा एक एक्सटेंशन के करस्पॉन्डिंग फोर्स है उस तरीके का, वो बात अलग है, लेकिन ये फोर्स दूरी पर डिपेंडेंट तो नहीं है ना, कम से कम ये एक्सटेंशन पर डिपेंडेंट है, इसलिए उसको इसमें मिलाओ मत। तो पहले ये आपके काम की चीज नहीं है, आपके काम की चीज ये है कि आपको ये पता चलना चाहिए बाय बोथ ऑफ इट्स एंड वर्क डन इज इंडिपेंडेंट, याद रखना बाय बोथ ऑफ इट्स एंड, अकेले एंड की बात नहीं होती है, समझ गए। तो एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल किस प्रोसीजर के थ्रू आए हैं, वो इंडिविजुअल एंड पर उसका मायने होगा, लेकिन टोटल पे उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है। तो नीचे स्पेशल रिमार्क लिखिए। अच्छा एक मिनट, उस रिमार्क से पहले मैं इंटीग्रेशन को बना ही देता हूं, कि जब ये पूछेगा नहीं तो आप रोज रोज इस डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाएंगे क्या,
नहीं बनाएंगे। आप क्या करेंगे, सर हमें पता है ये माइनस के एक्स डी एक्स है, चलो मैं इंटीग्रेट भी कर देता हूँ। डी डब्ल्यू इज वॉट, माइनस के एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन फ्रॉम इनिशियल एक्सटेंशन टू फाइनल एक्सटेंशन, देन व्हाट इज योर वर्क डन, minus k x square by 2, limit is from x initial to, on substituting the limit you will get half k x initial का square minus x final का square. Okay, किसी ने पूछा सर इंडिविजुअल से क्वेश्चन बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, आगे चल के बताएंगे कैसे करना होगा, ठीक है। और अगर आपको dx1 dx2 का रिलेशन dx के साथ पता है तो भी हम फटाफट निकाल सकते हैं। क्लियर है क्या? इंडिविजुअल वर्क डन, एनी डाउट? तो नीचे स्पेशल रिमार्क लिखिए, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। हाफ के एक्स इनिशियल और एक्स फाइनल का स्क्वायर, एक्स इनिशियल इज इनिशियल एक्सटेंशन, इनिशियल एक्सटेंशन कितना भी हो सकता है, और एक्स फाइनल इज फाइनल एक्सटेंशन। अच्छा, कंप्रेशन हो तो आप नेगेटिव डाल देंगे, उससे फर्क क्या पड़ेगा, स्क्वायर है, आया ना। तो सिर्फ आपको देखना होता है कितना एक्सटेंशन और कितना कंप्रेशन है, ये रख दो, बाकी स्क्वायर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीचे स्पेशल रिमार्क लिखिए, स्पेशल रिमार्क, पहला पॉइंट लिखे, बिल्कुल हाईलाइटेड लिखना, लिखो द अबव वर्क डन, द अबव वर्क डन सर देखो, एक स्टूडेंट है उन्होंने लिखा है सर इंडिविजुअल पर एक क्वेश्चन, पहले भी उन्होंने कुछ ऐसा लिखा था। देखो जैसे मैं कुछ बोलता हूँ वो तुरंत बोल देता है कि सर एक क्वेश्चन उस पे भी दे दीजिए ना। देखो मैं दे दूंगा वो समय आने पे, कब, समय आने पे, तो क्वेश्चन आने दो, कोई भी चीज आपकी छूटेगी नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी है ना। वो कौन सी चीज कब देनी है वो मुझे पता है, ठीक है। आप ये मत सोचो कि हम छुपा के निकल जाएंगे कहीं, क्लियर है क्या? और फिर इट इज नॉट द पार्ट ऑफ रिक्वेस्ट, आई थिंक दिस इज माई ड्यूटी, यस और नो। या आप मेरे से रिक्वेस्ट नहीं करें कि एक क्वेश्चन उस पे भी दे दीजिए, इस पे भी दे दीजिए, वो एज ए टीचर 14 ईयर्स से मुझे पता है कि क्या कराना है और क्या नहीं कराना है, वो आप मेरी जिम्मेदारी पे छोड़ दें, ठीक है। कौन सी चीज कब आएगी वो मुझे डिसाइड करने दो, अभी मैं दे दूंगा आपको पता ही नहीं चलेगा। अभी एक क्वेश्चन में यहाँ मोमेंटम कंजर्वेशन आएगा, उससे dx1 dx2 डिसाइड होगा कितना होगा, और इसको निकालने का एक और तरीका है, आगे चल के हम वर्क एनर्जी थ्योरम से निकाल लेंगे, तो हम क्यों इधर फंसेंगे, बात समझे कि नहीं। तो क्या है कैसे है वो मुझे डिसाइड करने दो। आगे क्या बोल रहा था मैं, द अबव वर्क डन इज द टोटल वर्क डन बाय स्प्रिंग बाय बोथ ऑफ इट्स एंड, द टोटल वर्क डन बाय स्प्रिंग बाय बोथ ऑफ इट्स एंड। ओके, तो पहली बात तो ये टोटल वर्क डन है। तो कोई अगर आपसे एक एंड के बारे में पूछे, इधर वाले के बारे में पूछे, हमें अभी मालूम नहीं है, वी ओनली नो दैट दिस इज द टोटल वर्क डन बाय द स्प्रिंग। पहली बात समझ में आई। रिमार्क नंबर 2 लिखिए, इसी में पॉइंट नंबर 2 लिखो, द अबव वर्क डन, या ऐसे लिखो द टोटल वर्क डन बाय स्प्रिंग, द टोटल वर्क डन बाय स्प्रिंग। टोटल शब्द में बार बार क्यों हाईलाइट कर रहा हूं, ताकि आपको ध्यान रहे कि मैं दोनों को मिलाकर बात कर रहा हूं। द टोटल वर्क डन बाय स्प्रिंग, मतलब कहीं एग्जाम में सिर्फ ये लिखा हुआ है कि वर्क डन बाय स्प्रिंग, तो उसका मतलब भी क्या होता है, टोटल। इंडिविजुअल एंड पर होगा तो वो हाईलाइट करेगा,
the total work done by spring is independent of the fact that, ऐसे लिखो, independent of the fact how 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 the extension is made from initial to final, how the extension is made from initial to final, इसलिए इसको कंजर्वेटिव कहा जाता है। अब कोई सोचे पाथ, यहाँ पार्टिकल के पाथ से लेना देना नहीं है इसको, पार्टिकल का पाथ क्या है क्या नहीं उसको मतलब नहीं, ये कह रहा है मेरे से टोटल वर्क डन, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप स्प्रिंग को कैसे खींच रहे हैं, इवन आप ऐसे खींचो, यहां है ऐसे करके ये है, तब भी आंसर यही आएगा, क्योंकि एलिमेंट्री लेवल पर जब हम उसको डिस्कस करेंगे तो उसका सारा लेना देना किस पर होगा, इनिशियल और फाइनल एक्सटेंशन पर। बात समझ गए? तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फैक्ट हाउ द इनिशियल एंड फाइनल एक्सटेंशंस आर मेड, इसीलिए हम बोलते हैं इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, कहने में बोल सकते हैं, बाकी यहाँ पाथ का मीनिंग क्या है कि आप स्प्रिंग को कैसे खींचते हैं ये इस पर डिपेंड नहीं करता। समझ में आई बात? पॉइंट नंबर 3 लिखे, स्पेशल रिमार्क। अच्छा ये बताइए, इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी आ रही है, दुनिया के किसी भी फ्रेम से टोटल वर्क इतना ही आने वाला है, मतलब अगर मैं अभी ग्राउंड पे बैठे बैठे इसकी बात करूं या एक ट्रक पे चलते हुए इसकी बात करूं, याद रखना हो सकता है ट्रक पे चलते हुए इंडिविजुअल एंड के बदल जाएं, लेकिन टोटल वैल्यू वही रहेगी। नीचे लिखे द टोटल वर्क डन by the spring, the total work done by the spring is independent of frame। कुछ भी हो, नॉन इनर्शियल इनर्शियल से मतलब ही नहीं है, हम किसी गिवन फोर्स की बात कर रहे हैं और उसकी कोई काइनेमेटिक्स होंगे दोनों एंड्स के, हाँ या ना, उसके करस्पॉन्डिंग जो भी होना होगा, हाँ इंडिविजुअल एंड का बदल जाएगा, इंडिविजुअल एंड का बदल जाएगा हो सकता है, लेकिन टोटल वर्क पे कोई फर्क, इसलिए मैं बार बार टोटल शब्द यूज कर रहा हूं, इवन ये वैल्यू फ्रेम पर डिपेंड भी नहीं करेगी। नीचे एक स्टार पॉइंट लिखे, स्टार पॉइंट लिखे कि रिमार्क स्टार पॉइंट एक ही बात है, कुल मिला के आपको याद रखना है, ठीक है? लिखो वर्क डन बाय स्प्रिंग on its individual ends, work done by spring on its individual ends will depend how the end is moving, yes or no? तो ऊपर how the end is moving, work done by spring on its individual end will depend how the end is moving। बात समझ गए? और इवन वो वैल्यू फ्रेम टू फ्रेम भी बदल जाएगी, जैसे अभी मान लो इधर देखिए, एक सिंपल आपको रियलाइजेशन, स्प्रिंग को यहां से यहां खींचा, अब मान लो मैं इस एंड पर बैठकर एनालाइज करूं तो इस एंड पे बैठूंगा तो कम से कम इस एंड पे तो वर्क डन 0 आएगा, आया ना? दूसरे एंड क्लियर है? इवन स्प्रिंग को आप कैसे भी खींचोगे टेढ़ा मेढ़ा, हर कंडीशन में आपका आंसर यही रहेगा, क्योंकि उसको मतलब सिर्फ किससे होगा, एक्सटेंशन से। जैसे मान लो, जैसे मैंने आपसे कहा था ना ऐसे टेढ़ा मेढ़ा खींच रहे हैं, मान लीजिए आपका स्प्रिंग ऐसे है, अभी कितना एक्सटेंशन है, एक्स, आपने कहा कि सर मैंने इस एंड को इधर फेंक दिया, इस एंड को इधर फेंक दिया और मुझे पता चला
कि स्प्रिंग ऐसे टेढ़ी हो गई है, इधर kx इधर kx, तो इधर kx अंदर की तरफ है क्या? तो जब मैं इसका वर्क डन लिखूंगा तो हम इसके कंपोनेंट्स बना लेंगे किस और, कि ये कितना खींचा, हाँ या ना? तो ये जो कितना खींचा होगा मुझे सिर्फ किस पर कंसंट्रेट करना है कि ये लंबाई कितनी बड़ी, बात समझे कि नहीं? मुझे इससे मतलब नहीं है कि इधर परपेंडिकुलर में मैं कितना ले जा रहा हूं, हाँ या ना? कि परपेंडिकुलर के करस्पॉन्डिंग वर्क आने वाला नहीं है, सिर्फ एक्सटेंशन के करस्पॉन्डिंग आने वाला है। क्लियर और नॉट? तो अब आप भूल जाना कि स्प्रिंग को कैसे खींचा गया है, यस और नो? तो नीचे अब आप क्वेश्चन तो बहुत इजीली कर सकते हैं, लेकिन ये इंडिविजुअल वर्क के थ्रू या टोटल? टोटल है। इंडिविजुअल के लिए आगे थोड़ा वेट करेंगे कैसे निकालना है। हालांकि अगर आपको dx1 kx dx1 तब तक इंटीग्रेट नहीं होगा जब तक आपको dx1 का x के साथ रिलेशन नहीं पता है, जब तक dx2 का x के साथ रिलेशन नहीं पता है तब तक आप इसको अलग से इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, हाँ या ना? तो मैंने जो भी स्टेटमेंट लिखा है दिस इज फॉर द टोटल वर्क डन, हाँ या ना? तो जैसे मान लीजिए, अब इसमें वैल्यू तो आप खुद ही रख सकते हो। मान लीजिए मैंने कहा कि एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट है 100 न्यूटन पर मीटर, ओके? इसका एक्सटेंशन हम कह रहे हैं कि इनिशियल एक्सटेंशन 1 सेंटीमीटर है और फाइनल कंप्रेशन 2 सेंटीमीटर है। आपको बताना है वर्क डन बाय द स्प्रिंग। वर्क डन बाय द स्प्रिंग बोलने का मतलब by both of its end, and this is independent of the fact half k x इनिशियल का स्क्वायर माइनस x फाइनल का स्क्वायर, समझ रहे हो? अभी कोई पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं हो रही है क्योंकि वो भी एबिलिटी टू डू वर्क है, बाद में बताऊंगा कैसे। हाफ के x इनिशियल का स्क्वायर, बताइए k कितना है? ये तो वैल्यू रखने वाली बात हो गई। x इनिशियल 1 सेंटीमीटर 1/100 का होल स्क्वायर। अच्छा कंप्रेशन वैसे ये अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो ये नेगेटिव है, बट इस एक्सप्रेशन में इससे कोई मतलब नहीं है, तो ये आ जाएगा 1/2/100 का होल स्क्वायर। कर लेंगे सॉल्व। तो व्हाट इज द वर्क डन बताइए इन जूल। बहुत टफ क्वेश्चन पूछा है मैंने। माइनस ऑफ 0.06 आएगा क्या? 0.06 जूल। अरे यस और नो? आ गया समझ में? तो ये किसी एक एंड के थ्रू है क्या? यार ये कैलकुलेशन एरर क्यों करते हैं लोग? मैंने नहीं लिखा है बेटा, किसी ने बोला था, ऑनलाइन वालों को बता रहा हूं। क्या वो बोला था, दोबारा करो। माइनस माइनस 15 इंटू 10 पावर -3, यही जूल। कोई बात नहीं, हो जाता है, ये सिली मिस्टेक्स है। हाँ 1 मिनट। हाँ तो जीरो फॉर्मूले से क्या जीरो ही होगा, टोटल वर्क फॉर्मूले के हिसाब से क्या? आप एक एंड की बात नहीं कर रहे हैं, बाय बोथ ऑफ इट्स एंड। अब यार किसी के मन का तो हम कैसे बात करें भाई? आपके मन में कोई चीज बैठ गई है कि होगा ही,
मैं उसको कैसे निकालूं? मैं तो लॉजिक से हटा सकता हूं। लॉजिक में मैं क्या बता रहा हूं, आपने क्या बोला, 1 सेंटीमीटर एक्सटेंशन, चलो कंप्रेशन है, अब 1 सेंटीमीटर एक्सटेंशन हो गया, तो आपको दिखा नहीं रास्ते में फोर्स की डायरेक्शन बदली? बदली कि नहीं? पहले धक्का दिया जा रहा था, बाद में खींचा जाने लगा, तो वो फाइनली अगर जीरो आ रहा है तो वो एडजस्ट होके जीरो हो गया है। याद रखना, मैंने इंडिविजुअल एंड पे जीरो अभी भी नहीं बोला है, मैं बोल रहा हूं मिलाकर जीरो आएगा। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फैक्ट हाउ ओके। क्लियर और नॉट? अच्छा, जैसे क्वेश्चन में आपसे कहा गया, इधर सुनो, लैंग्वेज समझो। जैसे हमसे कहा गया कि एक स्प्रिंग है, मान लीजिए दो स्प्रिंग कंपेयर किए जा रहे हैं, दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है, एक का के है एक का 2k। पहले वो हर समय मजाक के मूड में होने वाली बात नहीं है, ठीक है। एक्स इनिशियल जीरो है, दोनों सेम मतलब आइडेंटिकल स्प्रिंग नहीं है, एक के है दूसरा 2k है, और कहा गया कि दोनों को सेम फोर्स से खींचा। तो अभी बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है कि सेम फोर्स से बस खींच दिया, यानी हमें वहां तक खींचना है जब तक उस फोर्स पर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश ना हो जाए। तो किस में वर्क ज्यादा होगा और किस में वर्क कम? तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स इनिशियल दोनों का जीरो है, एक्स फाइनल क्या होगा, सेम नहीं होगा, एफ बराबर के एक्स, तो एक का वैल्यू के है दूसरे की वैल्यू 2k है, फिर आप क्या करना, हाफ के एक्स इनिशियल का स्क्वायर और एक्स फाइनल का स्क्वायर। बात समझ गए? तो देखिए मैक्सिमम वर्क डन आपने निकाल लिया है, अभी और भी जैसे जरूरत पड़ेंगे वर्क डन के, तो अब हमने इतना हैबिट आपको दे दी है कि भाई आप वर्क डन निकाल सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में एनर्जी की तरफ बढ़ेंगे, बात समझ गए? फिर बीच बीच में वर्क भी आता रहेगा, एनर्जी भी आता रहेगा, तो पूरा मिक्सअप करके पढ़ेंगे। क्लियर है क्या? तो पेपर है क्या आप लोगों का? सेम एक्सटेंशन, एफ बराबर के एक्स, दोनों को सेम फोर्स से खींचा है, तो इक्विलिब्रियम पर एफ आएगा, एक्सटेंशन अलग अलग आएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।